वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री, उसकी नीड, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, आखिर अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, उसके पार्ट्स और भी पढ़े हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, हाँ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, सुना होगा कम से कम, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लेकिन ये ग्रीन केमिस्ट्री क्या है ना? इस ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मतलब है, इस कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, और इसकी क्या जरूरत है, इस केमिस्ट्री से क्या हो सकता है। बेसिकली आपको पता है एनवायरमेंट में आजकल पॉल्यूशन है ना, हर तरह की पॉल्यूशन, एयर, वाटर, ओके, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब इसकी रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ओके, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? बेसिकली ऐसा क्या है, हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना, अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, है ना। और आपको पता है पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन करा रहे हैं। ठीक है, गांव को हम शहर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी चाहिए, फूड प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना होगा, सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी चाहिए। तो आखिर लैंड कहाँ से लाएंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए? तो क्या किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, बेसिकली फॉरेस्ट को, जंगल को काट करके उसको खेती में कन्वर्ट किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है, वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जा रहा है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जा रहा है, इट मीन्स आप उसमें क्रॉप्स, है ना, कुछ फसल उगा रहे हैं। ठीक है, और उस फसल की एप्रोप्रिएट ग्रोथ के लिए, है ना, उसकी ईल्ड अच्छी हो, उसके लिए आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, ओके, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स। ओके, सो ये सब कहाँ जा रहा है आखिर, ये हैजार्डस केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं? क्या आप पेस्टिसाइड्स को खा सकते हो? नहीं खा सकते, इट्स हाईली टॉक्सिक, बहुत ज्यादा इसकी टॉक्सिसिटी है ना। सो ये सब कहाँ जा रहे हैं, एनवायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं। ओके, ऐसे ही स्मेल्टर्स, कोल कंबशन किए जा रहे हैं। ठीक है, स्मेल्टर्स पता है ये क्या है, एक जब किसी भी मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, स्मेल्टिंग आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, है ना, तो क्या करते हैं, ओर्स को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, और इसको फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। ओके, सो अब उससे जो एमिशंस निकल रही हैं वो कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में, आपके एयर में जा रही है, जो आप इनहेल कर रहे हो। ठीक है, सो वो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, ओके, वो इतनी जहरीली होती हैं कि आपके जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। ओके, और उससे वो हो सकता है आपके लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाए जाकर। ओके, अगर एक्यूमुलेट होगा, ओके, वहां से नहीं निकलेगा, तो क्या आपको लंग्स डिजीजेस शुरू हो जाएंगी, लंग्स कैंसर शुरू हो सकता है। ओके, सो ये जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एफ्लुएंट्स होते हैं, ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, सो इनसे जो डिस्चार्ज निकल कर आ रही है, ठीक है, जो एफ्लुएंट्स निकल कर आ रही है, एफ्लुएंट्स क्या होता है, जो इसका गंदा पानी निकल कर आ रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ है। ओके, और उन हानिकारक पदार्थ को कहाँ डाला जा रहा है, अल्टीमेटली कहाँ रिलीज किया जा रहा है, उसको रिवर्स में डाला जा रहा है, या तो किसी ड्रेन में डाला जा रहा है। अल्टीमेटली वो कहाँ जा रहा है, आपके ग्राउंड वाटर में जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर। ग्राउंड वाटर क्या ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है? ठीक है, सो आपके ग्राउंड वाटर को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो जितने भी हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स आप लोगों को पता है क्या है, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम। ओके, सो ये हैवी मेटल्स हैं, ये आपके बॉडी में जाकर आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है, उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है। ओके, सो इससे चांसेस है कि आपको स्किन कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर, किडनी कैंसर। सो ये सारा डिस्चार्ज होकर अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, आपके ग्राउंड वाटर में या एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है, सो ये आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, न्यूक्लियर वेस्ट,
वो भी कहाँ रिलीज हो रहा है? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने पढ़ा होगा, ओके। सो वहां से भी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? आपके एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो ये आप पिक्चर देखिए, इसमें आप देखेंगे लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओके। सो बेसिकली हम हर साल मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं और हम उसको इग्नोर भी कर रहे हैं। हम इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि कितना कितना टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, हानिकारक पदार्थ एनवायरमेंट में जा रहे हैं। हम बॉदर ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, तो हम वी आर नॉट बॉदरिंग। हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि हमारा एनवायरमेंट कितना इफेक्टेड है। आज से 100 साल बाद क्या ये सस्टेन करेगा? नहीं करेगा। आज से 50 साल बाद क्या ये सस्टेन करेगा अगर इसी तरीके से टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते रहेंगे? हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। जब पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा तो आपको पानी पीने के लिए, इनफैक्ट 1 ml पानी के लिए भी आप तरसेंगे कि प्योर वाटर मिले, आपको शुद्ध हवा मिले, ठीक है। तो इसके लिए आपको अभी से चाहिए कि आप ऐसे सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में सोचें, है ना, और ऐसा फ्यूचर हो जिसमें हम इस टॉक्सिसिटी, इस पॉल्यूशन को कम कर सके। अभी से ये कंट्रोल अपनाएं, पॉल्यूशन कंट्रोल करें, है ना। सो ये पिक्चर है वेस्ट बंगाल का। वहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे हावड़ा, हुगली, नादिया, मुर्शिदाबाद, वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक की कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है। परमिसिबल लिमिट क्या होता है? वो लिमिट जो आपकी बॉडी उसको झेल सकती है, उससे कोई आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करेगा उस लेवल तक, ओके। से अगर कोई टॉक्सिक मेटल है कैडमियम, ओके, so अगर इसकी परमिसिबल लिमिट 0.02 मिलीग्राम पर लीटर है, इट मीन्स अगर आप इतना आप ले रहे हो कैडमियम तो इससे आपके हेल्थ पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन से 1 मिलीग्राम पर लीटर आप लंबे समय से लेते जा रहे हो, ठीक है। सो इसका बहुत बुरा असर आपके हेल्थ पे पड़ेगा, ओके। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होंगी जो क्योर नहीं की जा सकती, ठीक नहीं की जा सकती, ओके। सो ये यहाँ पे आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से भी बहुत ज्यादा है, ओके। और इसके कारण स्किन कैंसर, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, और किडनी कैंसर, लंग कैंसर, ये सब घातक बीमारियां हो जाती हैं, ओके। सो बेसिकली अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, बेसिकली अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप बढ़ा रहे हो, उससे क्या होता है? आप अपने नीड को बढ़ा रहे हो बेसिकली। लेकिन अपनी नीड और जो भी आप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है उसमें और एनवायरमेंटल सेफ्टी में एक हार्मोनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बस प्रोग्रेस करते रहें और एनवायरमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर दें, है ना। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अपने लाइफ को बचाने के लिए बेटर है अब अभी से अपने एनवायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को, अपने अर्थ को जहां पे आप रह रहे हो उसको बचाइए, है ना। सो इसके लिए क्या हम अर्बनाइजेशन रोक दें? नहीं कर रहे अर्बनाइजेशन, हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं रोक सकते, इसके बिना भी नहीं आप रह सकते, है ना। या रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कम कर दे। आपको तो फूड चाहिए, खाना चाहिए, कैसे आप कम कर सकते हो, है ना। और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको भी आप कम नहीं कर सकते हो। इन सब की जरूरतें हैं क्योंकि आपकी ये नीड्स पूरा कर रही हैं, लेकिन इन सब का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ओवर यूज किसी चीज का नहीं हो। आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज अगर हमारे जैसे फॉसिल फ्यूल्स ही है ना, सो जो 86% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपको मिल रही है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से ही मिल रही है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, है ना। लेकिन अगर रेट ऑफ कंजम्पशन आपका इतना ज्यादा है और लेकिन रेट ऑफ प्रोडक्शन, उस फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने में, ठीक है। लेकिन अगर रेट ऑफ कंजम्पशन इतना ज्यादा है और रेट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, उसका इतना स्लो है
ऑब्वियसली इसकी रेट, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है फॉसिल फ्यूल बनने का, अगर इतना कम है तो एक दिन ऐसा आएगा कि फॉसिल फ्यूल रिमेन्स सारा खत्म हो जाएगा। फिर उस दिन ये होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी या और भी एनर्जी हमें मिलने से हम उसके बिना ही रहना पड़ेगा हमें, है ना। सो इसका भी सही तरीके से इस्तेमाल हो, फॉसिल फ्यूल रिमेन्स, ठीक है। और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करें जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल हो, है ना। सो ये चीजें ध्यान में रखकर इन सब का इस्तेमाल करें। सो सबसे जरूरत है कि जो भी केमिकल प्रोसेस हम अपनाते हैं किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका केयरलेसनेस और अनसाइंटिफिक अप्रोच ना हो। मतलब उस केमिकल प्रोसेस को करने के पहले उसका हर तरीके से आप एनालिसिस कर लें कि उसमें कितनी एनर्जी लग रही है, वो प्रोसेस क्या उससे कुछ एक्सप्लोजन तो नहीं होगा, वो हैजार्डस तो नहीं है, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका ओवर यूज ना करें। तो शायद हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो आज सबको, जितने भी केमिस्ट, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, इंजीनियर्स, सबको आगे बढ़कर ऐसी अपनी थिंकिंग बनाएं कि जो भी प्रोग्रेस हो, है ना, वो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हो। ऐसा ना हो कि हमने आज तो प्रोग्रेस कर लिया लेकिन आगे आने वाले सालों में हमारे पास हम खाली हाथ बैठे होंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब जगह ही पॉल्यूशन होगा और उस टाइम कंट्रोल भी नहीं कर सकते पॉल्यूशन को, अगर आज से हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में। ऐसे ही ये एक केनियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर वांगारी माथाई। इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शुरू किया था साउथ अफ्रीका में। इन्होंने पुअर वुमेन, विलेज वुमेन को एनकरेज किया प्लांटेशन के लिए, और 30 मिलियंस ऑफ ट्रीज से भी ज्यादा उन्होंने ट्रीज लगवाए वहां पे, ओके। और भी मूवमेंट्स को इन्होंने एनकरेज किया। सो इन्होंने कोई ऐसी खोज नहीं कर दी, कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं करा दिया, हाँ, कि जिससे इनको नोबेल प्राइज मिल गया, ओके। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने एनवायरमेंट के लिए अपना योगदान दिया, है ना। इन्होंने प्लांटेशन को एनकरेज किया, ठीक है। सो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, ओके, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप कैसे डिफाइन करोगे ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स है, ओके। कुछ भी चीज एक्सेस में टॉक्सिक हो सकता है, ओके, राइट। कैसे कहते हैं ना, किसी चीज का अति विष की तरह होने लगता है, वैसे ही अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, हर चीज आपको पता है, आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट है ना, आपको भी मिनरल्स चाहिए होती हैं, लेकिन किसी चीज का एक्सेसिव यूज होने लगे, एक्सेसिव आपके बॉडी में जाने लगे, तो वो आपकी बॉडी के लिए घातक हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए रेगुलेटरी एजेंसीज बनाई गई हैं, ओके। वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड डिजीज रजिस्ट्री। सो ये सब रेगुलेटरी एजेंसीज, इन्होंने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, लाइक हेवी मेटल्स को, पेस्टिसाइड्स, डाइज, ओके, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ओके, ये सब टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं। सो इनके परमिसिबल लिमिट दिए गए सबके लिए कि इतने से ज्यादा आपकी बॉडी में ये जाएगा तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, ओके। सो जो भी अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, सपोज स्मेल्टर्स के पास या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पास, सो इसके नियर बाय एरिया, आसपास के एरिया में इस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स का टेस्टिंग किया जाता है, ओके। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन परमिसिबल लिमिट से, उस लिमिट से ज्यादा हो, ओके, तो वहां पे उसकी ट्रीटमेंट का इंतजाम किया जाता है ताकि वो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स आपके हेल्थ को अफेक्ट ना करे, ओके। बेसिकली क्या होगा, जितना भी आप एफ्लुएंस निकल रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस निकल रहा है,
आपके सॉइल, आसपास के सॉइल को कंटामिनेट कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। ओके, अगर आपने वहां पे कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जैसे आपने कोई फसल उगाई वहां पे, हाँ, तो वो जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स है वो प्लांट के साथ ग्रो करना शुरू करती, अपटेक होता है उस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स का। आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स निकले थे न्यूज़पेपर में, आपने पढ़ा होगा कि वहाँ जो वेजिटेबल्स उगाए जा रहे हैं उन सब में, टोमेटो में, है ना, स्पिनच वगैरह में, सब में हेवी मेटल्स पाए जा रहे हैं। आप सोच तो रहे हो कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप खा क्या रहे हो? टॉक्सिक सब्सटेंस खा रहे हो। सो उसका इफेक्ट तो कम होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स का पता चलेगा, उसका इफेक्ट ज्यादा हो गया हेवी मेटल्स, क्योंकि वो जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपकी बॉडी में, और एक्यूमुलेशन से क्या होगा, आपको डिजीजेस होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो उस एरिया को, इंडस्ट्रियल एरिया का एक चेक होता है ना, ये एजेंसीज वहां पे डिफाइन करती हैं कि ये लिमिट्स यहां से अगर इंक्रीज करती है तो वहां पे पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश की जाती है कि इस लेवल से ज्यादा डिस्चार्ज ना हो वो केमिकल्स, हैजार्डस केमिकल्स। ठीक है, सो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, किसी केमिस्ट्री का निर्णायक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो उसको ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं, जुडिशियस यूज ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सो इन्वेंशन, डिजाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, ऐसा केमिकल प्रोडक्ट इन्वेंट करें, ऐसी केमिकल प्रोसेस जनरेट करें जिससे कम से कम हैजार्डस सब्सटेंसेस आपके एनवायरनमेंट में जनरेट हो और रिलीज हो। ठीक है, सो ये प्रोफेसर पॉल टी एनास्टस है, इन्होंने ग्रीन केमिस्ट्री की खोज की थी। ओके, और प्रोफेसर पॉल टी एनास्टस ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के हैं, वॉशिंगटन, एंड प्रोफेसर जॉन सी वार्नर ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, वॉशिंगटन, और प्रोफेसर जॉन सी वार्नर यहाँ डालबर्ग एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी आ चुके हैं। इन्होंने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पे स्पेशल लेक्चर भी दिया था डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर। सो ये 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हैं, 12 सिद्धांत है ग्रीन केमिस्ट्री के। ओके, इनको फॉलो करेंगे तो शायद जो प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस आप जो अपना रहे हो, वो उसको ग्रीन केमिकल रिएक्शंस का नाम दिया जा सकता है। ग्रीन केमिकल रिएक्शन जिसका एनवायरनमेंट पे कम से कम बुरा असर हो और 0 बुरा असर हो। ठीक है, सो इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज यूज्ड। ओके, सो हम क्यों ना पहले ही ध्यान दें कि वेस्ट ही ना प्रोड्यूस करें, हम ऐसा केमिकल रिएक्शन करें ही क्यों जिससे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहला स्टेप तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट ही ना प्रोड्यूस करें, ताकि ये नौबत ही ना आए कि हम उसको क्लीनिंग के लिए आपको सोचना पड़े हमें, है ना। सिंथेटिक मेथड्स जो भी आप डिजाइन कर रहे हो वो ऐसा मेथड हो जिसमें जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, आपको रिएक्टेंट्स पता है क्या होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होता है रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रही हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट और सम अदर रिएजेंट्स। ओके, सो ये जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारा का सारा इनकॉर्पोरेट हो जाए, ऐसी केमिकल प्रोसेस की को डिजाइन करें, हम ऐसे डिजाइन करें जिससे वो सारा का सारा इनकॉर्पोरेट हो जाए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ऐसी केमिकल प्रोसेस हमें डिजाइन करनी चाहिए और ऐसा प्रोसेस अपनाएं जिससे जो आपका प्रोडक्ट निकल कर आए, केमिकल प्रोडक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी 0 हो ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे, या बहुत कम हो, वेरी लिटिल टॉक्सिसिटी हो इसकी हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे। ठीक है, किसी भी केमिकल प्रोसेस का, केमिकल रिएक्शंस का अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन ना करें। क्या करते हैं जनरली केमिकल रिएक्शन करते समय, जैसे अमीनो एसिड है, आपको पता है उसमें अमीनो ग्रुप है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है। सो क्या करते हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं तो एक ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्ट कर दिया मतलब उस ग्रुप को रिएक्ट होने से रोक दिया,
ठीक है, और दूसरे ग्रुप को रिएक्ट करा रहे हैं। फिर इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, अमीनो ग्रुप को, एंड इसको डीप्रोटेक्ट कर दिया। सो अननेसेसरली ये काम ना करें अगर ये जरूरत नहीं है इसकी। समटाइम्स ये सेपरेशन में जीसी एनालिसिस वगैरह में डेरिवेटाइजेशन करते हैं, लेकिन इस चीज को अवॉइड करें तो हम कम से कम रिएजेंट्स को एनवायरमेंट में जाने से, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिएजेंट्स को एनवायरमेंट में जाने से रोक सकते हैं। अननेसेसरली ये ना काम करें, डेरिवेटाइजेशन ना करें, ठीक है। एंड ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो आपके केमिकल प्रोसेस को असिस्ट करती हैं बेसिकली, है ना। सो आपने सॉलिड कोई भी रिएक्टेंट लिया, उसको आपने सॉल्वेंट में मिक्स किया और आपने होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लिया, ओके, ठीक है। उसमें फिर एक रिएजेंट डाला, फिर केमिकल रिएक्शन करा है। सो बेसिकली इससे क्या होता है, सॉल्वेंट आपको बस एक मीडिया दे रही है, एक मीडियम ही तो दे रही है जिसमें रिएक्शन आप करा रहे हो, है ना। सो कुछ सॉल्वेंट तो चलो टॉक्सिक फ्री, दे आर नॉट टॉक्सिक, वो टॉक्सिक नहीं होते। कुछ सॉल्वेंट्स हाईली टॉक्सिक होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा, CFCs, ये भी सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स लाइक एथाइलिन क्लोराइड, ये सब भी सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है, इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है, रेफ्रिजरेशन में भी यूज होता है, ब्लोइंग एजेंट्स की तरह भी यूज होता है, फोम्स बनाने में भी ये यूज करते हैं। लेकिन इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो क्या हो सकता है, हाँ, ओजोन डिप्लीशन, है ना, ओजोन लेयर डिप्लीट करना शुरू हो जाती है, ओके। सो इस सॉल्वेंट का हम इस्तेमाल ही ना करें, कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव सोचें कि CFC के जगह कुछ हम और सॉल्वेंट यूज करें, या हम रिएक्शन सॉल्वेंट फ्री मीडिया में कराएं, बिना सॉल्वेंट के रिएक्शन कराएं, है ना। सो ऐसे रिएक्शन केमिकल प्रोसेस डिजाइन करें जिसमें ये सॉल्वेंट्स, जो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हैं, वो एनवायरमेंट में ना जाएं, जिसका हमें पता है कि भाई इससे तो नुकसान होना ही होना है, तो इस चीज को तो हम रोक सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए सॉल्वेंट फ्री मीडिया सिंथेसिस आगे आपको बताएंगे, माइक्रोवेव सिंथेसिस कराते हैं। कैटालिटिक रिएजेंट्स का यूज करना केमिकल रिएक्शन में, आप नंबर ऑफ केमिकल रिएजेंट्स बढ़ा रहे हो किसी यूजफुल प्रोडक्ट को गेन करने के लिए, ओके। लेकिन अगर वो केमिकल प्रोसेस किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो सकती है, तो क्यों ना हम केमिकल रिएजेंट्स, नंबर ऑफ केमिकल रिएजेंट्स को कम कर दें और उस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उस रिएक्शन को कराएं, ओके। सो ये चीजें ध्यान देने की है। और वो कैटलिस्ट आपको पता है ये रिकवर हो जाते हैं, है ना, और उसको आप रीयूज भी कर सकते हो। सो बेटर है उस केमिकल प्रोसेस को मॉडिफाई करें, है ना, और उसमें कैटलिस्ट का यूज करें, कि इसके जगह कि आप नंबर ऑफ रिएजेंट्स बढ़ा रहे हो, इसके जगह आप एक कैटलिस्ट से उस रिएक्शन को कराएं, ठीक है। जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स आपका केमिकल प्रोसेस के बाद निकल कर आ रहा है वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, ये पहले ही ध्यान में रखें। और बायोडिग्रेडेबल आपको पता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। सो ऐसा केमिकल प्रोडक्ट बने जो एनवायरमेंट में एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन उसका शुरू ना हो, ऐसा ना हो जाकर एज इट इज आपने बना लिया। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है, बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। जब इसको बनाया तो ये नहीं सोचा कि आखिर इससे कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है ना। आज जगह जगह आप देखोगे पॉल्यूशन पॉलीथीन का कितना ज्यादा है, अभी भी कोई इसके लिए स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, ठीक है। सो ये पॉलीथीन को क्यों ना हम बैन करें, इसका इस्तेमाल ही ना करें, है ना। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, बच्चा इसके बारे में जानता है ना। सो इस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल ही ना करें और ना इसकी सिंथेसिस, और इसके सिंथेसिस को रोकें। इसके जगह हम वैसा प्रोडक्ट बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो। आजकल जो बायो बैग्स मिल रहे हैं, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन बैग्स मिल रहे हैं, वो इस्तेमाल करें उसके जगह पे, ठीक है। एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज जो भी अपनाएं, एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज मीन्स जो केमिकल प्रोडक्ट आपका बनकर निकल कर रहा है उसकी एनालिसिस करते हैं,
है ना। जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर किसी ड्रग को सिंथेसाइज किया, ओके, सो उस ड्रग की एनालिसिस होती है और वो एनालिसिस एलिमेंटल एनालिसिस से लेकर उसकी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन तक एनालिसिस होती है। सो वो स्टेप्स जो हैं वो मोर देन 50 स्टेप्स हैं, ठीक है। उसकी एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, उसका फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो ये सब जो स्टेप्स हैं वो टाइम टेकिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है और मनी भी इसमें बहुत ज्यादा लगता है। सो इस एनालिटिकल मेथड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ओके। और जो भी रिएजेंट्स यूज करें वो ऐसा यूज करें, हम पहले ही से ध्यान रखें कि उससे कम एक्सप्लोजन्स के चांसेस कम हो उस रिएजेंट्स की, है ना, उससे फायर लगने की चांसेस ना हो, ओके। जैसे आपने एस्पिरिन जनरली बीएससी लेवल पे सिंथेसाइज किया जाता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है ये एस्पिरिन, आपने सुना होगा, ये ड्रग है, ठीक है, एंटीपायरेटिक। सो इस ड्रग के सिंथेसिस के लिए सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन किया जाता है। सो एसिटाइलेटिंग एजेंट जो होते हैं, या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हो या एसिटाइल क्लोराइड एंड पिरिडिन यूज कर सकते हो। सो एसिटिक एनहाइड्राइड के यूज पे बैन है क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, ओके। सो इस पे बैन है ना, तो इसके जगह पे हम लोग एसिटाइल क्लोराइड एंड पिरिडिन यूज करते हैं। तो ऐसी हमें हैजार्डस सब्सटेंसेस और ऐसे केमिकल रिएजेंट्स जो टॉक्सिक हैं, हैजार्डस हैं, उस पे रोक लगा देनी चाहिए उसकी यूज पे। पहले से इसको बैन कर दें, इसकी ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढें और उस मेथड को आप अप्लाई करें सिंथेसिस के लिए, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हैं बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एटम इकोनॉमी, मिनिमाइजेशन ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीननेस, मतलब कि आप केमिकल प्रोसेस की ग्रीननेस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ग्रीननेस मीन्स ये नहीं कि वो हरा दिखेगा, ग्रीननेस मीन्स कि इसका इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, उसकी हैजार्डस रिस्क क्या है एनवायरनमेंट पे, हेल्थ पे, ओके। सो वो ग्रीननेस को बताती है। केमिकल प्रोसेस, जब भी आप कोई केमिकल प्रोसेस कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो रिस्क, उसके साथ रिस्क फैक्टर जरूर होता है, ओके। सो अगर हम उस हैजार्ड और एक्सपोजर को हम लिमिट एक फिक्स कर दे उसकी वैल्यू, तो हम उस रिस्क फैक्टर को भी रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। किसी भी केमिकल प्रोसेस का रिस्क फैक्टर को भी हम पहले से रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर बताता है कि आप कितना वेस्ट रिलीज कर रहे हो एनवायरमेंट में। अगर एक आपने रिएक्टेंट्स लिए 10 + 10 ग्राम, दैट इज टोटल रिएक्टेंट्स जो है वो 20 ग्राम है, ओके, और आपका जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है से 5 ग्राम आ रहा है ना, और बाकी 15 ग्राम जो है 15 ग्राम वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आप कितना वेस्ट रिलीज कर रहे हो एनवायरनमेंट में। यूजफुल प्रोडक्ट तो आपका 5 ग्राम आया है, ठीक है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट कितना है, 15 ग्राम। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट पे, खराब होगा। सो इस केमिकल प्रोसेस को हम कम कर सकते और रोक सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एटम इकोनॉमी, ये सब पैरामीटर्स हैं जो किसी भी केमिकल प्रोसेस को, उसकी ग्रीननेस को एस्टिमेट करती है, ठीक है। सो एटम इकोनॉमी बेसिकली केमिकल प्रोसेसेस में आपको पता है एटम्स, रिएक्टेंट एटम्स आप लोगों को पता है। जैसे आपने ब्यूटेन लिया, ठीक है, उसमें ब्यूटेन क्या होता है, उसमें कार्बन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स इसमें 4 है, एंड हाइड्रोजन बताइए, ब्यूटेन 10 होते हैं भाई, CnH2n+2, ठीक है ना, एल्केन है ना ब्यूटेन। सो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 10 है। सो बेसिकली अब इसको आपने किसी और केमिकल रिएक्टेंट्स के साथ मिक्स किया,
ठीक है। सो वो सारा का सारा रिएक्टेंट ओके वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो आप कहोगे वो रिएक्शन 100% एटम इकोनॉमी है, मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट्स इनकॉर्पोरेट हो गया फाइनल प्रोडक्ट में। ये रिएक्शन ग्रीन केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ओके, सो इस परसेंटेज एटम यूटिलाइजेशन से भी आप बता सकते हो कि कौन सा ग्रीन है, कौन सी केमिकल प्रोसेस ग्रीन नहीं है। ठीक है, आप आगे एग्जांपल्स देखोगे इसके। जैसे एक और आइबुप्रोफेन, ये भी ड्रग है, आपको पता है। ठीक है, इसकी दो तरीके से सिंथेसिस पॉसिबल है। ठीक है, so, एक तो सिंथेसिस को हम ब्राउन सिंथेसिस कह रहे हैं, इट मीन्स कि ये ग्रीन सिंथेसिस नहीं है, और दूसरा प्रोसेस है ग्रीन सिंथेसिस। ओके, सो ब्राउन सिंथेसिस पहले देखिए। इसमें जो सिंथेसिस की जा रही है, ये स्टेप्स इसमें जो लग रहे हैं वो टोटल 6 स्टेप्स प्रोसेस है ये। ठीक है, और इसमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज किया जा रहा है, और इस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हाइड्रेट रिलीज होता है, और वो वेस्ट की तरह रिलीज होता है। ठीक है, और जब आप ग्रीन सिंथेसिस देखेंगे एंड ब्राउन सिंथेसिस में जो इसकी एटम इकोनॉमी है वो 40% है, मतलब सिर्फ 40% ही रिएक्टेंट एटम्स वो कन्वर्ट हुए हैं यूजफुल प्रोडक्ट में, बाकी 60% वेस्ट है। ठीक है, अब आप ग्रीन सिंथेसिस देखेंगे, इसमें जो आपने रिएजेंट्स यूज किए हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज किया है एंड कैटलिस्ट यूज किया आपने। ठीक है, कैटलिस्ट है रेनी निकल एंड पैलेडियम। ओके, और ये सिर्फ 3 स्टेप प्रोसेस है, और ये कैटलिस्ट रिकवर हो जाती है जब एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये कैटलिस्ट रिकवर हो जाती है, और आप इसको रिसाइकिल करके यू कैन यूज इट, रीयूज इट, आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो इस रिएक्शन के लिए। ओके, और इस केमिकल प्रोसेस की जो एटम इकोनॉमी निकाली है वो 77% है। तो अब आप बता सकते हो कि कौन सा केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस ज्यादा ग्रीन है। ऑब्वियसली जिसकी एटम इकोनॉमी 77% आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें 77% ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट एटम्स इनकॉर्पोरेट हो गए हैं फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें एटम इकोनॉमी आप कैसे निकाल सकते हो। बस एक एग्जांपल आपको मैं बताऊंगी, जिसमें इसमें आप देखेंगे 1 ब्यूटेनॉल है। ठीक है, ये सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके 1 ब्रोमोब्यूटेन बना रहा है। ओके, सो अब इस रिएक्शन की एटम इकोनॉमी आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन दे दिया है, अब यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट वेदर दिस रिएक्शन इज, ये रिएक्शन ग्रीन है या नहीं है। तो इसके लिए आप परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालोगे। ठीक है, सो इसमें आपने पहले तो रिएजेंट्स फॉर्मूला लिख लिए जो आपके रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, उसकी फॉर्मूला वेट लिख लिया आपने। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्यूटेनॉल है, उसका फॉर्मूला वेट लिख लिया। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड है, उसका 103 एंड H2SO4 98। अब रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं टोटल। ठीक है, पूरे रिएक्टेंट्स में, सब रिएक्टेंट्स को आप काउंट करोगे। जो कार्बन इसमें 4 है पूरे रिएक्टेंट्स में। ठीक है, हाइड्रोजन सबको मिलाकर 12 है, ऑक्सीजन 5 है, ब्रोमीन 1 है, सोडियम एंड सल्फर। ओके, सब इन सब का आपने टोटल रिएजेंट फॉर्मूला वेट को आपने टोटल कर लिया। ठीक है, ऐसे यूटिलाइज्ड एटम्स मीन्स जो आपका यूजफुल प्रोडक्ट बना है। ठीक है, उसमें आपका 4 कार्बन है, दैट इज आप 1 ब्रोमोब्यूटेन देख रहे हो, क्योंकि वही आपका यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, सो इसमें 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन, 1 ब्रोमीन, उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड उसका टोटल वेट निकाल लिया। ठीक है, उधर अनयूटिलाइज्ड एटम्स है, दैट इज वेस्ट, उसका फॉर्मूला। सो परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालने के लिए फॉर्मूला वेट ऑफ एटम्स यूटिलाइज्ड, जो आपके यूटिलाइज्ड हुए मीन्स जो यूजफुल प्रोडक्ट है, वो कितना था, दैट इज 137। ठीक है, नीचे आप देखेंगे टोटल। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, जो आपके फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स 275 ये रिएक्टेंट्स हैं आपके सारे। ठीक है, ये आपका आ रहा है 275, इसको डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे
तो आपकी परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकल कर आ जाएगी. इट मीन्स कि इसमें सिर्फ 50% ही एटम्स इनकॉर्पोरेट हुए हैं फाइनल प्रोडक्ट्स में. ठीक है, तो इसकी ग्रीननेस सिर्फ 50% ही आप बता सकते हो. ठीक है, ऐसी एक और केमिकल रिएक्शन है, इसमें भी इसी तरीके से एटम इकोनॉमी निकाली जाती है एंड इसकी भी 50% एटम इकोनॉमी है. ये रिएक्शन है जिसमें जितने भी रिएक्टेंट एटम्स हैं वो सारा का सारा इनकॉर्पोरेट हो गया है फाइनल प्रोडक्ट में और इसकी एटम इकोनॉमी 100% है. सो ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली ग्रीन केमिकल रिएक्शन आप कह सकते हो इसको, है ना. एक और ऐसा एग्जाम्पल है. इस केमिकल प्रोसेस में देखेंगे एटम इकोनॉमी सिर्फ 8.18% आ रहा है. सो इस रिएक्शन को ना ही करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बाकी जो आपके 92% हैं वो वेस्ट है. सो ये तो रिएक्शन कहीं से भी ग्रीन केमिकल प्रोसेस नहीं है. ठीक है. सो ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस और ऑक्सिलरी कंपाउंड्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसका मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं. ओके, सो कुछ प्रोसेस सिंथेसिस हमें ऐसे करनी चाहिए जिसमें आपको पता है कुछ टॉक्सिक सॉल्वेंट्स लाइक HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब कॉरोसिव होते हैं. ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो आप बेसिकली एनवायरमेंट में क्या रिलीज कर रहे हो, एसिड, है ना. आपने प्यूरिफिकेशन कराया, कोई केमिकल प्रोसेस कराया, है ना. वो कहाँ डिस्चार्ज कर देते हो आप, सीधा ड्रेन में डिस्चार्ज करते हो इसको, तो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली एनवायरमेंट में जाएगा. तो आप एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आप एनवायरमेंट में बढ़ा रहे हो. ठीक है, सो इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, या तो हम ऐसा रिएक्शन केमिकल प्रोसेस बनाएं जो सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस हो. दैट इज हम माइक्रोवेव हीटिंग कर सकते हैं, किसी भी केमिकल प्रोसेस को हम माइक्रोवेव उसका सिंथेसिस करा सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई भी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है और जो आपका प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो 100% सॉल्वेंट फ्री प्रोडक्ट होगा बिकॉज इसमें आप सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहे हो. ठीक है, और वैसे केमिकल प्रोसेस में जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जरूरत होती है उस केमिकल प्रोसेस को कराने के लिए, सो इससे चांसेस हैं कि प्रोडक्ट्स भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएं. ओके, सो माइक्रोवेव हीटिंग से एक तो ये इसकी जो एप्लीकेशन है और इसकी ईल्ड जो निकल कर आती है केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं वो ज्यादा आती हैं और इसके साथ इसका जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स है वो डिग्रेड नहीं करता. ओके, उसका डिकम्पोजिशन माइनर या मेजर डिकम्पोजिशन नहीं होता. ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोवेव सिंथेसिस के. ऐसे आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स यूज कर सकते हो. ठीक है, सो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स एक वैसा आप किसी भी गैस को, है ना, अगर इसको क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव उसको हीट करते हैं, है ना, और इफ इट इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर और उस पर कितना भी प्रेशर लगाएंगे, है ना, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है, ऐसे ही अगर किसी लिक्विड को आप एक फिक्स्ड क्रिटिकल टेम्परेचर पे और उसको इतनी मिनिमम प्रेशर चाहिए जिससे वो लिक्विफाई हो सके, सो वो कंडीशन मेंटेन करते हुए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स बनाए जाते हैं. ठीक है, और वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स एक्सट्रैक्शन में काम आते हैं. एक्सट्रैक्शन, जब नेचुरल प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ओके, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स यूज किए जाते हैं और ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, यू कैन से. और इसके साथ कोई भी टॉक्सिक और सॉल्वेंट आपके नेचुरल प्रोडक्ट के साथ नहीं आएगा जब आप एक्सट्रैक्शन करोगे. ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के जो यूज किए जाते हैं सॉल्वेंट की तरह. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन केमिकल प्रोसेस. आपने देखा होगा पॉलीस्टाइरीन फोम, ये बेसिकली स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स होते हैं, इसको पॉलीमराइज करते हैं तो ये पॉलीस्टाइरीन बना लेते हैं. ओके, अब जब इस पॉलीस्टाइरीन को इसका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये
इस तरह के फोम प्रोडक्ट्स देते हैं। ओके, सो ये आप देखते होगे जो आप यूज करते हो, ग्लास वगैरह यूज करते हो, है ना, वो बेसिकली ये सब पॉलीस्टाइरिन प्रोडक्ट्स हैं और इसका लेस हैजार्डस इफेक्ट है, आप कह सकते हो, एनवायरनमेंट पे। ठीक है, सो अभी तक तो आपने ग्रीन केमिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल रिएक्शंस, उसकी ग्रीननेस के बारे में सुना। सो अब आप जब भी कोई इम्प्योर वाटर है आपके पास, कंटामिनेटेड वाटर, इसको प्योर करना चाहते हो, है ना, सो जो टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, जो आपके पास आरओ सिस्टम है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, ओके, और भी प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, वो सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। सो ऐसा टेक्निक हो जो हाउस होल्ड टेक्निक हो, है ना, रिमोट एरियाज में जो पुअर विलेज पीपल हैं वो लोग भी यूज कर सकें इसको। सो इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली जो भी आप प्रोसेस डिजाइन करो वो ऐसा हो कि सब लोग उसको यूज कर सके, क्योंकि अफेक्टेड तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग अफेक्टेड हैं, ठीक है, पोल्यूशन से। सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर वाटर में कुछ केमिकल्स लाइक एलम आपने सुना होगा, फिटकरी बोलते हैं, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, ये मिक्स करके इसका जितने भी आपको क्या इसमें वाटर में क्या क्या टॉक्सिसिटी होती है, क्या एल्कलिनिटी होती है, हार्डनेस होती है, फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होती हैं उसमें। ओके, सो इन सबको कम करने के लिए केमिकल प्रेसिपिटेशन के लिए केमिकल रिएजेंट्स डाले जाते हैं वाटर में। नॉर्मली जो पहले यूज किया जाता था एलम यूज किया जाता था, ठीक है, फिटकरी डालकर छोड़ दिया ताकि जितने भी उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, एल्कलिनिटी, ये सब सेटल डाउन हो जाए, है ना, प्रेसिपिटेट कर जाए, बाकी डिकैंट करके इसको इस्तेमाल करें ड्रिंकिंग वाटर की तरह। सो लेकिन क्या ये 100% ग्रीन केमिकल प्रोसेस है? नहीं है, क्योंकि इससे एल्यूमिनियम आपके बॉडी में, हेल्थ में, बॉडी में आपके जा रहा है। अगर एक लेवल से ज्यादा एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो आपको एल्जीमर्स डिजीज हो सकती है, इसको मेमोरी लॉस डिजीज भी कहते हैं। सो इन प्लेस ऑफ केमिकल रिएजेंट्स आप बायोसॉर्बेंट्स यूज कर सकते हैं। ओके, सो बायोसॉर्बेंट्स क्या है? ये नेचुरल प्रोडक्ट और प्लांट मटेरियल है जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सो सूडान में एक वहां की लेडीज ने मोरिंगा ओलिफेरा, ड्रम स्टिक आपने सुना होगा, सहजन, उसके सीड्स को क्रश करके एक पतले से कपड़े में डाल करके उसको बकेट में, जो कंटामिनेटेड वाटर है ना, पॉल्यूटेड वाटर, इम्प्योर वाटर है, उसमें डालकर रात भर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे वो सारा ही पानी वो बिल्कुल क्लीन वाटर और ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज किया गया। सो ये बेसिकली ये प्रोसेस ग्रीन प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई भी आपने केमिकल्स नहीं डाला। ओके, सो फिर इस पर रिसर्च होना शुरू हुआ। सो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में भी इस पर रिसर्च किए जा रहे हैं और ये प्रोसेस रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के यूज से होता है एंड ये नॉन हैजार्डस मटेरियल है, इको फ्रेंडली मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। सो ये कुछ प्लांट्स के इमेजेस हैं जो यहाँ पे एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। और सो ग्रीन बायोसोलर सेल भी ये ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बायोडीजल, ओके, ये भी प्लांट मटेरियल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी तक जो आप पेट्रोडीजल यूज कर रहे थे उसके जगह बायोडीजल, जैसे यहाँ पे जेट्रोफा प्लांट्स आपने देखा होगा, चांदमारी पे से इसकी प्लांटेशन की जाती है। सो बायोडीजल प्लांट्स से आप बायोडीजल निकाल सकते हो। बेसिकली उसके सीड्स को क्रश करके एक्सपेलर में डाल करके उससे जो ऑयल निकल रहा है उसको बायोडीजल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोडक्शन अभी इतना ज्यादा नहीं है तो इसको ब्लेंड करके यूज किया जाता है। सो ये जेट्रोफा प्लांट्स से बायोडीजल निकला है एंड ये सोयाबीन पावर्ड बस है जो यूएसए में सिर्फ सोयाबीन डीजल, बायोडीजल से ये चलाया जाता है। सो ये जेट्रोफा ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये प्रोसेस है। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में जो रिसर्च हो रही है वो नैनो मटेरियल्स फॉर पीसी जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑल्सो बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन, केमिस्ट्री ऑफ फाइटोपोटेंशियल्स, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड सोनो केमिस्ट्री पे हो रही है।
और यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने ओपन डे पे पहले भी देखा होगा कि जो यहाँ पे FTIR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजुअल पोटेंशियल स्टैट, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, XRD हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पता करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। AS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेटल डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे हेवी मेटल की एस्टिमेशन के लिए यूज किए जाते हैं। HPTAC वगैरह सेपरेशन के लिए यूज की जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। आयन क्रोमेटोग्राफ, गैस क्रोमेटोग्राफ, अल्ट्रासोनिक बाथ, कार्बन एनालाइजर, ऑनलाइन ओजोन एंड नॉक्स एनालाइजर्स, ये एयर पॉल्यूटेंट्स के डिटर्मिनेशन के लिए एस्टिमेशन के लिए यूज की जाती हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। एंड रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी 2010 में, नाची नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, and International Conference on Chemistry of Phytopotensials, Health, Energy and Environment Perspectives. Thank you.